हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो है या फिर मैं जो मैंने वीडियो डाली है अभी तक वो आपसे मिस नहीं हो। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का, और इसमें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी। और इस चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमने पढ़ा था कि इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की लाने का रीज़न क्या था, रीज़न फॉर ब्रिंगिंग दिस, और हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन क्या होता है, और हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इससे पिछली वीडियो में आपको याद होगा मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि 5 तरीके के रिफॉर्म जो थे वो लाए गए थे लिबरलाइजेशन के अंडर: इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो हम इन दोनों को पढ़ेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। ये हम पढ़ेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से। लिबरलाइजेशन के तहत 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल 4 पॉइंट है दोस्तों, वो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बस मैंने आपको अच्छे से समझा दूंगा, वो पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से हम समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वो 4 पॉइंट ही आपको लिख के आने एग्जाम में। पहला है चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रोल में चेंज हो गया दोस्तों। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा देश का सेंट्रल बैंक है, उसके रोल में चेंज कर दिया गया था। इसका रोल चेंज कर दिया गया था। इट वॉज चेंज, रोल ऑफ आरबीआई वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। आरबीआई का काम अब रेगुलेटर का नहीं, फैसिलिटेटर का रहा था। अब क्या होता है रेगुलेटर और फैसिलिटेटर होता क्या है। अब समझिए कि पहले कोई भी बैंक है, उसको एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा ट्रांसफ़र करना है। मान लीजिए वो कहता है कि तू इस हफ्ते मुझे दे दे, अगले हफ्ते मैं तुझे दे दूंगा, तो उसको पहले आरबीआई का परमिशन लेना पड़ता था। एक बैंक जो है वो कह रहा है कि भाई मुझे अपना इंटरेस्ट रेट जो है लोन पे 6% की जगह 7% करना है, तो फिर आरबीआई के पास जाता था। तो आरबीआई हर चीज़ को रेगुलेट करता था। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी सब जानकारी आरबीआई को होनी चाहिए। आपको हर चीज़ के लिए पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ कर सकते हो। ये था पहले रेगुलेटर का रोल आरबीआई का, उसको बना दिया फैसिलिटेटर। अब फैसिलिटेटर का मतलब ये है कि वो बस बाहर से देखेगा, अगर जरूरत पड़ेगी, कुछ इमरजेंसी या अर्जेंसी होगी, सिर्फ तभी वो आके बीच में इंटरफेयर करेगा। अब आपको रेट, अब आरबीआई कह देगा भाई आपको कि आप, सिंपल सीधी बात है भाई, 5 से लेकर 9% के आसपास तक आप कोई भी रेट रख सकते हैं। आरबीआई ने एक सिंपल लिमिट रख दी। अब आप इसके बीच में कोई भी लिमिट रखें, कोई बैंक इसमें 5.5 रखेगा, कोई 6.5 रखेगा, कुछ 9 रखेगा, कोई 5 रखेगा। कोई बैंक कितना भी इंटरेस्ट रेट रख सकता है, कोई भी बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। ये सब काम आप कर सकते हैं बिना आरबीआई के अप्रूवल के। फाइनेंशियल सेक्टर वो कैन टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। आरबीआई को कंसल्ट किए बिना, उनका अप्रूवल लिए बिना आप ये सब काम आप कर सकते थे। ये दोस्तों हुआ था चेंज रोल फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। सेकंड चीज़ जो करी थी दोस्तों, वो करी थी ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक का कॉन्सेप्ट हमारे देश में शुरू हो गया था 91 से। प्राइवेट बैंक्स वर अलाउड टू ऑपरेट, उनको भाई काम करने के लिए आज़ादी दे दी थी। आईसीआईसीआई जो है एक तरीके से प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट बैंक है। एचएसबीसी जो है वो फॉरेन कंपनी है। ये सब कंपनीज जो है इनको बोला गया था कि अब आप आकर इंडिया में काम शुरू कर सकते हैं। उससे पहले सिर्फ गवर्नमेंट बैंक हुआ करते थे, सिर्फ सरकारी बैंक हुआ करते थे। इससे फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, इससे बढ़ गया कंपटीशन। आपको मैं सिंपल समझाता हूँ। जब मार्केट में जो है प्राइवेट बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो कैसे कंपटीशन बढ़ जाता है। मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है ना, ये हमारा एक गवर्नमेंट बैंक है। ये बोलता है भाई क्या बात है, मैं एक काम करता हूँ, मैं, अगर आपको मेरे से लोन लेना है तो आपको 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। एक प्राइवेट बैंक आ जाता है, आईसीआईसीआई बैंक, वो कहता है 8 नहीं, आप मेरे से लोन ले लो 7% पे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर एचएसबीसी आ जाता है, फॉरेन बैंक, वो कहता है यार ये 8-7% का छोड़ो, तुम मेरे से काम करो, तुमको लोन चाहिए, तुम 3% पे लोन ले लो, बस 3% इंटरेस्ट तुमको पे करना पड़ेगा। अब आप देखो, जो यूज़र है, एक तरीके से जो इंसान है, हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ गए। देख रहे हो, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो कई सारे ऑप्शन आ गए, तो कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में। मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ गया तो क्वालिटी बढ़ गई। अब मुझे पता है भाई यहाँ पर मुझे लोन का इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, यहाँ पर जो है मेरा अकाउंट जल्दी खुल जाएगा, यहाँ पर मेरे को बैंक क्या नाम है सेविंग पे इंटरेस्ट ज़्यादा देता है। ऐसे ऐसे मेरे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ गए। ऑप्शन आ गए तो क्या है कि कंपटीशन बढ़ गया।
कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी चीज़ों की, तो लोग और ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, और बैंक अकाउंट लोग खुलवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिस्टम के अंदर जुड़ेंगे। ठीक है ना। तो बैंकिंग जब प्राइवेट बैंक जब मार्केट में आ गए ना, तो एक बहुत बड़ा जो एक तरीके से हमें पुश मिला हमारी इकॉनमी को, जो कि सरकारी बैंक नहीं दे पा रहे थे। गवर्नमेंट बैंक के पास एक तो जाना, वहाँ पर भीड़ में खड़े होना एक बहुत बड़ा टास्क था। प्राइवेट बैंक आए, अब आप आज भी देखोगे तो प्राइवेट बैंक ज़्यादा अच्छी सर्विस देते हैं आपकी गवर्नमेंट बैंक से। भाई वो कहते हैं भाई तुम जितना पेपर कम से कम पेपर दिखाकर तुम अकाउंट खोल सकते हो। ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं धीरे धीरे वो आनी शुरू हुई प्राइवेट बैंक्स के आने के बाद। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा है दोस्तों इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से, इंडिया के बाहर से जब इन्वेस्ट करते हैं लोग हमारे देश में, उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे हमारा एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ जाता है, डॉलर हमारे पास बढ़ जाते हैं, यूरो बढ़ जाते हैं, पाउंड बढ़ जाते हैं, ये सब हमारे पास बढ़ जाते हैं। उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसका लिमिट बढ़ा दिया। अब बोल दिया गया सरकार ने कि अब आप हमारे बैंक्स में 51% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब एक बैंक में 51% ओनरशिप हो सकती है किसी फॉरेन बैंक की, या किसी फॉरेन बैंक की, किसी कंपनी की, किसी की भी जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है। बेसिकली अब सरकार ने बोल दिया कि आप 51% तक, 51% तक आप ओन कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट लिमिट 51% तक बढ़ा दी गई। ये पहले बहुत कम थी। इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बैठे थे, जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे इंडिया में, अब वो आके उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करा। अब उन्होंने, अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। देखो अगर आप सिंपल तरीके से सोचो, जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो बैंक के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो मार्केटिंग और करेंगे, और ज़्यादा लोग अकाउंट खोलेंगे, तो और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, और जॉब्स क्रिएट होंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग टैक्स ज़्यादा देंगे, इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे, तो इकोनॉमी एज अ होल ग्रो करेगी। ठीक है ना। ये फ़ायदा होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है चाहिए होता है। आज भी हमारी जो इंडियन मार्केट है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से नहीं चल सकती, बाहर की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए हमको। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है वो किया ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। ईज का मतलब भाई, ईज जो वर्ड आता है वो आता है ईजिली से, और एक्सपेंशन आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, ग्रो। ठीक है ना, ग्रो करने में आसानी करना है, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। भाई सरकार ने क्या करा कि अब आपको फ्रीडम है टू सेट अप न्यू ब्रांचेस। अब पहले क्या होता था भाई, सरकार के पास जाना पड़ता था, भाई मेरे पास सर मुझे मुंबई में मेरा एक ब्रांच है, मुझे दिल्ली में एक ब्रांच खोलना है। हाँ भाई ठीक है, पेपर लेके आओ, सारे कागज़ दिखाओ, तुम्हारे क्या साल के पिछले सालों के प्रॉफिट है वो दिखाओ, वो सब कुछ कागज़ दिखाओ, तब तुम दिल्ली में ब्रांच खोल सकते हो। चलो भाई हो गया। अब सर मुझे क्या है कि मुझे अहमदाबाद में भी ब्रांच खोलनी है, फिर वो सब प्रोसेस में लेके जाओ। एक ब्रांच खोलने के लिए आपको आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास जाना पड़ता था। तो सरकार ने कहा कि अब ये नहीं होगा, अब तुमको फ्रीडम है नई ब्रांचेस खोलने का। यू हैव द फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस। आपको नई ब्रांचेस अगर खोलनी है तो आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप नई ब्रांच खोलें, हमें बस एक नोटिफिकेशन दे दें कि भाई हम एक नई ब्रांच जो है वो खोलने जा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है, या फिर अपने डेटाबेस में उसको फीड कर ले कि हाँ भाई ये इस बैंक की एक नई ब्रांच खुल चुकी है। हमारे पास अप्रूवल के लिए आने की आपको आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 पॉइंट दोस्तों आपको जो है याद रखने हैं फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। पहला है चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया गया था। ठीक है, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, जो अपनी फाइनेंशियल सेक्टर है और बैंक्स हैं वो अपने खुद के डिसीजन ले सकें, खुद के इंटरेस्ट रेट सेट कर सकें। दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक का कॉन्सेप्ट जो है हमारे देश में शुरू हो गया था, प्राइवेट बैंक्स आए थे, कंपटीशन बढ़ गया था इससे। तीसरा, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 51% कर दी थी बैंक्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ सके। चौथा, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन के लिए आसानी करने के लिए जो है, आसान के लिए खुली छूट दे दी गई थी, फ्रीडम दी गई थी, ताकि आप नई नई ब्रांचेस खोल सकें, अपने नए नए बैंक की नई नई ब्रांचेस खोल सकें। तो ये 4 पॉइंट जो है दोस्तों आपको याद रखने हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है टैक्स रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड तो हमने रिफॉर्म्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे टैक्स से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे अंडर लिबरलाइजेशन। तो टैक्स रिफॉर्म्स पढ़ने से पहले आपको आई होप आपको याद होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अगर आपको नहीं याद तो मैं एक बार रिवाइज जल्दी से करा देता हूँ। मैंने एक वीडियो भी वैसे है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जो मेरी वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको जो है मिल जाएगा वैसे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, और मैंने अच्छे से समझा रखा है एनिमेशन के साथ। बट ये मैं आपको जल्दी से क्विकली रिवाइज करा लेता हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो। सिंपल, डायरेक्टली आपके अकाउंट से गया है गवर्नमेंट के अकाउंट में। समझो आप महीने के जो भी है, मान लीजिए 50,000 रुपये आप कमाते हैं,
आपकी कंपनी आपको देती है, लेकिन आपको इन हैंड जो है आ रहे हैं सिर्फ 40,000, अकाउंट में हिट करते हैं सिर्फ 40,000, क्योंकि 10,000 तो आपने गवर्नमेंट को दे दिए, अकाउंट से कट गए आपके, समझ रहे हो। आपके अकाउंट में मतलब 40,000 आए, बाकी 10,000 जो आपके दे दिए गए हैं। ये आपका जैसे हो गया एक तरीके से इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हो गया ना, ये डायरेक्टली आपने सरकार को दिया है ये, ठीक है ना। फिर अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप सरकार को तो देते हो, लेकिन इनडायरेक्टली देते हो, किसी और के थ्रू देते हो। जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में बिल आया भाई साहब 300 रुपीज़, वो 300 रुपये आपने उसको पे कर दिए, ठीक है ना। अब इस 300 रुपीज़ में 280 रुपीज़ जो था वो तो उसका खाने का प्राइस था, और प्लस 20 रुपीज़ जो था वो मान लीजिए जीएसटी था। तो ये बंदा क्या करेगा, ये 20 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से आपने क्या करा, 280 रुपये इसको पे करें आपने, क्योंकि पैसा तो आप ही का पे कर रहा है ना वो, 280 आपने इसको पे कर रहे हैं, और 20 रुपये आपने सरकार को पे कर दिए इसके थ्रू। आपने इसको पे करे 300 पूरे, ठीक है ना। उसमें से 220 इसने वापस कर दिए गवर्नमेंट को, समझे। इसने क्या नाम है आपका टैक्स भर दिया, रेस्टोरेंट ने आपका टैक्स तरीके से भर दिया है। आपने 300 रुपीज़ का खाना खाया, उसको दे दिए, उसमें से 20 रुपये इसने एक तरीके से सरकार को दे दिए। अब आपने सरकार को डायरेक्टली नहीं दिए, आपने रेस्टोरेंट को दिए, और रेस्टोरेंट एक तरीके से सरकार को दे दिए। ये तो दोस्तों सिंपल डिफरेंस हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। अब आपने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। पहला रिफॉर्म था दोस्तों रिडक्शन इन टैक्सेस, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया था, और टैक्स के रेट थे ना वो बहुत ज़्यादा थे हमारे देश में। अगर आपको मैं बताऊं तो सिंपल डोमेस्टिक कंपनीज पे कुछ 50% के आसपास टैक्स हुआ करता था, और फॉरेन कंपनीज पे 65% के आसपास टैक्स हुआ करता था। आप सोचिए 65% एक कंपनी अपनी इनकम का दे रही है अगर आके, तो वो कोई कंपनी क्यों ही खोल के इंडिया में आकर काम करना चाहेगा, जब उसको पता है कि मेरे पास 65% तो मैं सरकार को ही दे रहा हूँ। इवन डोमेस्टिक कंपनी का भी अपना आधा इनकम सरकार को देना एक बहुत बड़ा बर्डन है टैक्स का। तो इससे टैक्स इवेजन बहुत होता था, ठीक है ना। टैक्स इवेजन का मतलब है, इवेजन मतलब होता है उसको टैक्स की चोरी, ठीक है। टैक्स की चोरी मतलब टैक्स चुराने के लिए आप क्या करते हो, अपनी इनकम कम दिखाते हो, उसे कहते हैं उसको ब्लैक मनी। ब्लैक मनी बेसिकली वो मनी होता है जिस पे टैक्स नहीं दिया गया। आप अपनी इनकम टैक्स इनकम कम दिखाते हो, इनकम कहीं और दिखा देते हो, कुछ ना कुछ छुपा लेते हो, तो वो टैक्स इवेजन हो रहा था। तो इस टैक्स इवेजन को हटाने के लिए उन्होंने क्या कहा, टैक्स ही रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन इन टैक्सेस। अब क्या है कि इंसान सोचता है कि यार जितना पैसा मैं ब्लैक को वाइट में करने को दे रहा हूँ, किसी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रहा हूँ उसको इधर से उधर करने के लिए, उतने अब तो टैक्स ही कम हो गया है, तो सीधे सीधे टैक्स ही भर देते हैं ना यार। ये सब झोल में अपने को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, कुछ इलीगल काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो जो इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स है, ये रेट कम कर दिए गए थे। ये कम करने से क्या होता है कि टैक्स इवेजन के जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे, ये सोच कर कि भाई टैक्स लोग इवेड कम करेंगे। जब टैक्स लोग इवेड कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सरकार को टैक्स भरेंगे। पहले मान लीजिए 1,000 लोग हैं सोसाइटी में, जिसमें से 900 लोग जो हैं वो दिया करते थे टैक्स, और 100 लोग जो है वो टैक्स की चोरी क्या करते थे। अब क्या है कि टैक्स कम हो गया है, अब क्या है कि लोग बोलेंगे यार 960 लोग जो है दे देंगे, 40 लोग अभी भी जो है वो सुधरेंगे नहीं। बट धीरे धीरे जो है लोग बढ़ते जाएंगे ऐसे, जो टैक्स देना चाहेंगे कि भाई मैं टैक्स ही दे दूँ इस सब झमेले से अच्छा, तो इस इलीगल काम करने से अच्छा। सेकंड पॉइंट है दोस्तों रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में कई सारे रिफॉर्म्स आ गए थे। रिफॉर्म्स का मतलब होता है दोस्तों इंप्रूवमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स में कई सारे इंप्रूवमेंट आ गए, जैसे वैट का एक कॉन्सेप्ट आया था, उससे पहले वैट का कॉन्सेप्ट नहीं था, वैल्यू एडिड टैक्स करके होता है। मतलब किसी गुड पे टैक्स लग रहा है, किसी गुड पे टैक्स नहीं लग रहा है। कहीं पर किसी स्टेट में लग रहा है, किसी स्टेट में नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र में लग रहा है, दिल्ली में नहीं लग रहा है, आंध्र प्रदेश में लग रहा है, तमिलनाडु में नहीं लग रहा है। ऐसा हो रहा था, तो बहुत कन्फ्यूजन थी भाई इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर। कोई इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा है, कोई नहीं भर रहा है, कुछ भी चल रहा था। तो उसमें कई तरीके के रिफॉर्म जो है सरकार ऐसे कुछ लेकर आई थी, जो जिससे कि थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ भाई किसको टैक्स भरना है, किसको नहीं भरना है। एक नॉर्मेलिटी तरीके से आ गई थी कि भाई आप मान लीजिए अगर आप 1 लाख के ऊपर सेल कर रहे हैं तो ही आपको टैक्स भरना है। पहले क्या था, हर कोई बंदा इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा है, हर कोई बंदा टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है सरकार को। फिर सरकार ने बोला भाई इसके ऊपर आप लोगे तभी, इसके ऊपर आपकी सेल होगी तभी आप इनडायरेक्ट टैक्स भरिए। तो ये सब तरीके के रिफॉर्म जो है सरकार लेकर आई थी इनडायरेक्ट टैक्स में। लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। जो टैक्स का प्रोसेस है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा था और आज भी है। अगर आप देखेंगे तो, अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे ना, जब आप
अब बीकॉम लें या बीबीए जो भी आप करें, सीए या फिर करें, आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये सबका एक टैक्स का एक अलग से ना सब्जेक्ट होगा दोस्तों। वो आप पढ़ेंगे ना जब, आपको तो पता लगेगा कि टैक्स स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे देश में है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। और उससे 20-30 साल पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, लोगों को पता ही नहीं था कि मुझे टैक्स पे करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो कितना करना है। अगर आपको पता ही ना हो मान लीजिए, और आपके घर पे आ जाए भाई, आपके मतलब नोटिस आ जाए कि आपने टैक्स नहीं पे करा, तो आपको खुद लगेगा कि यार मुझे कभी इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। समझ रहे हो? तो ये बहुत सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो सिंप्लीफिकेशन कर दी गई थी उस प्रोसेस में। टैक्स को भरने के प्रोसेस में थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर दी गई थी। समझाया गया था लोगों को कि भाई आपको टैक्स भरना है या नहीं भरना है, ठीक है ना। अगर भरना है तो कितना टैक्स भरना है, और कब तक टैक्स भरना है, कौन सी डेट तक आपको टैक्स भरना है। अगर उस डेट तक आपने टैक्स नहीं भरा तो आपको क्या पेनल्टी पड़ सकती है। ये सब चीज़ों को धीरे धीरे करके डिफाइन किया गया था कि भाई ये सब प्रोसेस है आपको जो फॉलो करना है। सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस को, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। समझे? ये था हमारा दोस्तों चौथा पॉइंट, और ये हमारे 4 पॉइंट हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। टैक्स रिफॉर्म में सबसे पहला था दोस्तों रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्सेस को कम किया गया था दोस्तों, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को, ताकि टैक्स का इवेजन, टैक्स की चोरी जो है वो रुक सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स देना शुरू करें। सेकेंड पॉइंट था दोस्तों हमारा रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में कई तरीके के रिफॉर्म्स लाए गए थे, कि भाई बताया गया था लोगों को, वैट आया था सबसे पहले तो, और कई तरीके, और लोगों को बताया गया था कि भाई क्या नाम है, किस गुड पर टैक्स लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, कितनी इनकम पे लगेगा, कितने पैसे पे लगेगा, कितने पे नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें डिफाइन की गई थी। तीसरा था सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस को सिंप्लीफाई करा गया था, लोगों को बताया गया था कि कब किसको टैक्स देना है, किसको नहीं देना है। प्रोसेस को आसान किया गया था कि भाई डेट, इस डेट तक देना है, उतनी पेनल्टी भरनी है। ये सब प्रोसेस को थोड़ा आसान किया गया। तो ये 3 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं टैक्स रिफॉर्म्स में। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। अब अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट के, जो लिबरलाइजेशन के लास्ट के 2 पॉइंट जो हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, ये 2 जो हैं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर अब आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।